Hello, dear students. Today we are going to discuss the concept of price elasticity of supply. It is lesson 4 in the unit 2 of O levels economics. So let's discuss price elasticity of supply. Price elasticity of supply define कर लेते हैं पहले. Price elasticity of supply or PES refers to the degree of responsiveness of supply due to a change in price of the good. अब हमें मालूम है कि प्राइस और सप्लाई की रिलेशनशिप पॉजिटिव है. जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई एक्सटेंड होती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है. प्राइस बढ़ती है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का सिग्नल है, मार्केट एक्सपेंड होने का सिग्नल है प्रोड्यूसर के लिए, तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि हाई प्राइस का बेनिफिट ले सके. और अगर प्राइस कम होगी तो जाहिर बात है कि या तो उसकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही होगी या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होगी, तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो प्राइस और सप्लाई की जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है कि प्राइस जब बढ़ती है सप्लाई एक्सटेंड होती है, प्राइस जब कम होती है तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है. लेकिन हमें यहां ये डिस्कस करना है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पर कितना इंपैक्ट आ रहा है. प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कितनी बढ़ रही है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कितनी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. सो व्हेन वी वांट टू सी the degree of responsiveness of supply of a good, or I can change the words, एक अलग तरीके से बताता हूं ये बात कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम ये देखना चाहते हैं कि सप्लायर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है या नहीं कर सकता. मिसाल के तौर पे प्राइस बढ़ने पर वो अगर मार्केट में जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाकर अपने गुड्स को लेके आ सकता है तो सप्लाई इलास्टिक, और प्राइस बढ़ने पर वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ना बढ़ा पाए और मार्केट में सप्लाई ना बढ़ा पाए तो सप्लाई इन इलास्टिक. जाहिर बात है कि ये चीज इस पर डिपेंड करती है. मिसाल के तौर पे फैक्टर्स ऑफ पीएस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं और उन दिनों प्राइस बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो फर्म जल्दी से प्रोड्यूस करके मार्केट में वो चीज लेके आ सकती है, सप्लाई इलास्टिक. लेकिन अगर उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होंगे और प्राइस बढ़ रही होगी तो प्राइस बढ़ने पर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगा, सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी. तो प्रोडक्शन ना बढ़ा पाना इस सप्लाई इन इलास्टिक, यानी चेंज नहीं आ रहा, और प्रोडक्शन बढ़ा पाना इस सप्लाई इलास्टिक, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्राइस के चेंजेस को डिफरेंट गुड्स के केस में सप्लाई किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है. मिसाल के तौर पे अगर किसी मैन्युफैक्चर्ड गुड की प्राइस बढ़ती है तो वो फर्म उसे जल्दी से प्रोड्यूस करके मार्केट में ला सकती है, सप्लाई इलास्टिक होगी. लेकिन अगर आलू की डिमांड बढ़ जाए तो आलू फौरन नहीं प्रोड्यूस हो सकता, 4-5 महीने लगेंगे. प्राइस बढ़ने पर भी उसकी सप्लाई इलास्टिक रहेगी, प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ पाएगी. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में वी आर गोइंग टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस. प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पर किस हद तक इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि प्राइस सप्लाई की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, इसको समझना जरूरी था. जब बेसिक आइडिया ही क्लियर नहीं होगा वरना तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम. फिर मैं आ गया इस चीज पर कि पीएस को मेजर कैसे करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब मैं करूंगा तो मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी. मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. फॉर एग्जांपल पहले सप्लाई 100 थी, अब 200 हो गई, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 100% हो गया. प्राइस पहले 5 थी, फिर लेट सपोज 15 हो गई, तो जाहिर बात है कि 200% से
प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज निकालकर प्राइस के परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, और उससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज को देखकर हम किस तरह ये बता सकते हैं कि सप्लाई या डिमांड कितनी इलास्टिक है या कितनी इनइलास्टिक। आगे चलते हैं। अब ये तीन केस आपके सामने आ गए। सबसे पहला जो केस है वो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, और यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है। नो चेंज इन सप्लाई एट ऑल। प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए, सप्लाई उतनी ही है। फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि सप्लाई को बढ़ा सके। आप देख सकते हैं कि प्राइस पी पर सप्लाई कर्व पर क्वांटिटी क्यू है, और प्राइस P1 पर भी सप्लाई कर्व पे क्वांटिटी क्यू है। यानी कि उसको इस तरह समझ लें कि प्राइस 5 to 10 जा रही है, लेकिन क्वांटिटी 100 पर ही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही। दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये जब होगा जब प्रोड्यूसर्स बिल्कुल ही प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में नहीं होंगे, या अगर प्राइस बढ़ रही है तब भी फर्म्स उतना ही सप्लाई कर रही हैं, फर्म सप्लाई को कम करने की पोजीशन में भी नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब ही यह है कि प्राइस बढ़ने पर या प्राइस कम होने पर सप्लाई कांस्टेंट है। फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि सप्लाई को चेंज कर सके। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है या फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकती। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, और जब हम यहाँ पी एस यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू मेजर करेंगे तो वो जीरो आएगा। जब भी प्राइस इलास्टिक सप्लाई जीरो हो, समझ जाएं कि सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसका मतलब ये है कि सप्लाई प्राइस को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, या सप्लायर प्राइस को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, प्राइस बढ़ने के बावजूद प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। जबकि यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस जब बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल मैं फिर कहता हूं कि 5 से 10 पे जा रही है, तो क्वांटिटी में स्लाइड चेंज आ रहा है। क्यू से Q1 पर जा रही है सप्लाई। फॉर एग्जांपल 100 थी, 110 पर चली, तो पता क्या चला कि प्राइस तो 100% से बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 10% से बढ़। आपको मालूम है कि इनइलास्टिक डिमांड या इनइलास्टिक सप्लाई को हम एक्सप्लेन ही इस तरह करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में बड़ा चेंज, क्वांटिटी में स्लाइट चेंज। आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मिसाल के तौर पे प्राइस में चेंज आ रहा है 50% का, लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ रहा है सिर्फ 10% का। तो जब भी ऐसा हो कि क्वांटिटी में चेंज, परसेंटेज चेंज कम हो प्राइस के परसेंटेज चेंज से, तो दैट इज इनइलास्टिक सप्लाई। और आप देख सकते हैं कि अब सप्लाई कर्व थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट वर्ड, बेंड हो रहा है, थोड़ा गिर रहा है, लेकिन है भी क्लोज टू वर्टिकल, अभी भी तकरीबन वर्टिकल ही है, लेकिन थोड़ा राइट वर्ड गिरा हुआ है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से स्लाइड चेंज आ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां लेस देन 1 आएगी, यानी कि बिटवीन 0 and 1। एक बात यहां और नोट कर लें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव। तो पीएस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी, +1, +2, वट। ठीक है। तो इनलास्टिक सप्लाई या हाईली इनलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फिर ये आ गया हमारे पास तीसरा केस, यूनिट इलास्टिक सप्लाई का। अब जैसे यूनिट इलास्टिक डिमांड में मैंने आपको बताया था, क्या मतलब था उसका, इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज। इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज, कि जब प्राइस चेंज हो रही है तो सप्लाई में इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई 5 टाइम्स बढ़ रही है, तो सप्लाई भी 5 टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है।
तो whenever price will change and if there is an equal and proportionate change in supply, that is unit elastic. और यूनिट इलास्टिक सप्लाई कर्व बनेगा किस तरह? जीरो से लाइन स्टार्ट होगी और स्ट्रेट लाइन होगी। इस बात को लाजमी जहन में रखिए। यूनिट इलास्टिक सप्लाई कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और जीरो से स्टार्ट होगा। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना सप्लाई में चेंज आ रहा है। पी एस हमेशा इक्वल टू 1 होगी। जारी बात है कि अगर प्राइस में चेंज भी 10% है और सप्लाई में चेंज भी 10% है तो 10 डिवाइड बाई 10 1 आ जाएगा। तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई में पी एस इक्वल टू 1 होगी एग्जैक्टली। इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा होगा सप्लाई में ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। एक बात आपको यहां और बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखकर हम किसी फर्म के रेवेन्यू के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई कर्व तो सिर्फ ये बता रहा है कि किस प्राइस पर कितना बेचना चाह रहा है सेलर। वो ये नहीं बता रहा कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बिक रही है, वो तो सिर्फ डिमांड कर्व बता रहा है। तो डिमांड कर्व को देख के तो हम रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं फर्म का। सप्लाई कर्व को देखकर हम रेवेन्यू के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई कर्व इज ओनली टेलिंग अस कि प्राइस बढ़ने या कम होने से how much quantity supplier wants to sell, how much quantity supplier is ready to supply in the market. What quantity will be sold? Supply curve does not indicate anything about that. That would be shown by the demand curve. That's why revenue can only be predicted with the help of the demand curve, not the supply curve. ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गई इलास्टिक सप्लाई। इसको मैं इस तरह कह सकता हूं कि हाईली रिस्पॉन्सिव सप्लाई। ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां फर्म्स के पास बहुत रिसोर्सेज, बहुत स्पेयर कैपेसिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत पड़े हुए। प्राइस में फॉर एग्जांपल 10% का इंक्रीज आ रहा है, लेकिन लेट सपोज क्वांटिटी 50% से बढ़ रही। यू कैन सी कि प्राइस बढ़ने से आप देख सकते हैं कि सप्लाई में मोर देन प्रोपोर्शनेट इजाफा आ रहा है। एट प्राइस पी सप्लाई वाज ए, एट प्राइस P1 सप्लाई इज बी। So there is a considerable change in supply due to a change in price. इसलिए हम यहां क्या कहेंगे कि percentage change in price is lesser than percentage change in quantity supplied. For example, price में सिर्फ 10% का इंक्रीज आया, लेकिन सप्लाई 50% से बढ़ गई। Highly responsive supply, elastic supply, sensitive supply, and this is a situation when firm has ample amount of factors of production available. That's why a little increase in price and a more than proportionate increase in quantity supplied is happening there. ठीक है, PS हमेशा greater than 1। जब भी आप इलास्टिक सप्लाई की PS कैलकुलेट करेंगे तो लाजमी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए। फिर आ जाए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये एक यूनिक केस जहां सप्लायर जो है वो प्राइस टेकर है, उसका प्राइस पर कंट्रोल नहीं है। जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर वो सारी सप्लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सप्लाई बढ़ती जा रही है लेकिन प्राइस वहीं की वहीं। यहां पर सप्लायर प्राइस टेकर है, ना अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। और जो प्राइस मार्केट में चल रही है, करंट प्राइस, ये करंट प्राइस है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस पर वो सप्लाई कर रहा है। और एज अ रिजल्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। तो इसलिए जब आप PS कैलकुलेट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एक्चुअली ये बता रहा होता है कि सप्लायर प्राइस टेकर है, उसकी प्राइस मेकिंग एबिलिटी 0 है, ना वो प्राइस बढ़ा सकता है अपनी मर्जी से ना कम कर सकता है। जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पर पूरी सप्लाई कर रहा है। राइट, सप्लाई एग्जिस्ट्स ओनली एट वन प्राइस, PS is infinity. तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो ये हमारी 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई थी। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, हाईली इनइलास्टिक सप्लाई और इनइलास्टिक सप्लाई।
यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम चलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि क्या फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि सप्लाई इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। अब सबसे पहले आ गया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फर्ज करें कि आपके पास 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन आप ऑलरेडी 950 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप 95% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 5% कैपेसिटी बची है। तो ऐसी सूरत में आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है, सप्लाई इनइलास्टिक रह जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आपकी पर मंथ, 950 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी कि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% है। स्पेयर कैपेसिटी यानी कि बची हुई कैपेसिटी आपके पास सिर्फ 5% है। तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने पर आप उतनी प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में ही नहीं है, सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। तो हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, supply would be inelastic, which means PS would be lower. लेकिन दूसरी फर्म है वो सिर्फ 10% कैपेसिटी पर काम कर रही है, 90% कैपेसिटी अभी उसके पास है। तो यहां अगर प्राइस बढ़ेगी तो ये फर्म प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में है और सप्लाई एज अ रिजल्ट इलास्टिक रहेगी, पीएस हायर रहेगी। ठीक है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना फर्दर सप्लाई करना मुश्किल होगा, सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी, पीएस लोअर रहेगी। लेकिन जितना बिलो कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल है, सप्लाई इलास्टिक हो। फिर दूसरा पॉइंट भी इसी तरह का है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं तो सप्लाई इलास्टिक, प्रोडक्शन कर पाएंगे आप, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे आप। लेकिन अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है या है ही नहीं, तो सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, प्राइस बढ़ने का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फिर आ जाता है टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टाइम कितना लग रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लग रहा है तो जल्दी से प्रोड्यूस करके मार्केट में ला सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, जाहिर बात है कि फिर उसकी प्रोडक्शन फौरन इतनी नहीं बढ़ सकती और सप्लाई इनइलास्टिक रह जाएगी, लिमिटेड रह जाएगी। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस चीज को प्रोड्यूस करने में टाइम कम लगेगा, तो अगर प्राइस बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्रोड्यूसर जल्दी से इसकी प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में ले आएगा, सप्लाई इलास्टिक। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसको प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगेगा, 4 महीने, 5 महीने, साल, ठीक है, तो फिर जारी बात है कि उसकी प्रोडक्शन इतनी तेज से नहीं बढ़ सकती और सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। फिर उसके बाद प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी गुड्स, ये ऊपर वाला पॉइंट ही नीचे आ रहा है असल में। प्राइमरी गुड्स का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, वो इतनी जल्दी नहीं प्रोड्यूस हो सकते, तो अक्सर उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। जबकि सेकेंडरी गुड्स यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आप अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी सप्लाई इलास्टिक। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्रोडक्शन को आप अपनी मर्जी से उसके टाइम को कम ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसलिए सप्लाई उसकी रिलेटिवली इलास्टिक होगी। जबकि जो प्राइमरी गुड्स हैं वहां सप्लाई को क्या कहते हैं, बढ़ाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, तो सप्लाई इन इलास्टिक। ठीक है। जैसे पोटैटो की प्रोडक्शन टाइम लेगी, लेकिन पोटैटो चिप्स जल्दी प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर पोटैटोज अवेलेबल हैं। लेज वालों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना आसान है पोटैटो चिप्स की, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड है। लेकिन फार्म्स के लिए मजीद पोटैटो फॉरन प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, सप्लाई इन इलास्टिक। फिर अगर कोई पेरिशेबल चीज है
तो जाहिर बात है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और सप्लाई इलास्टिक होगी। और कोई नॉन पेरिशेबल चीज है तो उसकी सप्लाई इलास्टिक। मिसाल के तौर पे गाय का गोश्त सुबह आता है और दोपहर तक बिक जाता है। आप आमतौर से देखेंगे कि शाम को गाय का गोश्त इतना अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो कट चुका है, वो खराब हो जाएगा, लंबा अरसा उससे रखेंगे। जबकि चिकन क्योंकि जिंदा केजेस में पड़ी हुई है, वो इतनी जल्दी पेरिशेबल नहीं है, खराब नहीं हो रही, मर नहीं रही। उसको निकालेंगे और उसी टाइम उसको काट देंगे और सप्लाई कर देंगे। तो इसलिए पेरिशेबल चीज की क्योंकि शेल्फ लाइफ लिमिटेड है। शेल्फ लाइफ कहते हैं कितनी देर तक उसे शेल्फ पे रखा जा सकता है, या कितनी देर तक उसे रखा जा सकता है। तो अगर शेल्फ लाइफ लिमिटेड है पेरिशेबल होने की वजह से, तो सप्लाई इलास्टिक यानी कि लिमिटेड, और नॉन पेरिशेबल है तो सप्लाई इलास्टिक। फिर उस चीज के रेडी स्टॉक्स मौजूद है या नहीं, ये बहुत आसान पॉइंट है। किसी चीज के रेडी स्टॉक्स दुकान वाले के पास अवेलेबल हैं तो सप्लाई इलास्टिक, लेकिन अगर स्टॉक में नहीं है तो सप्लाई इलास्टिक। ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री ज्यादा होंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्शन कर ही डालेगा। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई आ जाएगी मार्केट में, सप्लाई इलास्टिक। लेकिन अगर नंबर ऑफ फर्म्स भी कम है तो ऑब्वियसली उनको रिस्पॉन्ड करने में हो सकता है कि टाइम लग जाए, तो सप्लाई इलास्टिक होगी एज अ रिजल्ट। तो नंबर ऑफ फर्म्स पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत सारी फर्म्स हैं तो सप्लाई इलास्टिक, और नंबर ऑफ फर्म्स कम हैं तो सप्लाई इन इलास्टिक। और फिर हमारा आज का आखिरी पॉइंट कि नैरोली क्लासिफाइड या ब्रॉडली क्लासिफाइड। नैरोली क्लासिफाइड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक चीज किसी खास स्पेसिफिकेशन के साथ, जबकि ब्रॉडली क्लासिफाइड का मतलब है कि उसकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। मैं कहूं मैंगोस की सप्लाई तो इलास्टिक, लेकिन मैं कहूं कि चौसा आम, उसकी सप्लाई रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि वो स्पेसिफिक आम, वो हर वक्त इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। आम अवेलेबल है, आम का सीजन भी है। ठीक है। या मैं इस तरह कहूं कि हार्ट सर्जन की सप्लाई इनइलास्टिक, एमबीबीएस डॉक्टर्स की सप्लाई इलास्टिक। क्योंकि डॉक्टर्स तो सारे ही एमबीबीएस होते हैं, और एमबीबीएस बहुत है मार्केट में, लेकिन हार्ट सर्जन लिमिटेड है। तो जितना कोई चीज स्पेसिफिक होगी, नैरोली क्लासिफाइड होगी, उतनी उसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, मार्केट में इलास्टिक होगी। और जितना ब्रॉडली क्लासिफाइड होगी उतना सप्लाई इलास्टिक। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो पोर्टल पर या यूट्यूब पर ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, कमेंट में लिखें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रिवाइज करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा ये है, जहां रोक थका वहां रुक गए, फिर स्टार्ट कर दिया वगैरह वगैरह, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो आई होप कि आपकी समझ में आया हो, और इसको अच्छी तरह स्टडी करें, और जाहिर बात है कि पढ़ें सही तरीके से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।